मिथिलांचल में एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था सोमारू और दूसरे का नाम था मंगरू। दोनों में बहुत प्यार था और आपसी तालमेल भी बहुत था। दोनों एक साथ ही खाते पीते थे और रहते थे। दोनों भाइयों ने एक बार आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों न हम लोग देश परदेश घूमने के लिए निकले। ऐसा ही विचार कर दोनों ने घोड़ा तैयार किया, जरूरी साज सामान रखा और दूसरे दिन सुबह निकलने की तैयारी कर ली। अगले दिन सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर दोनों भाई चल दिए देशाटन को। जाते जाते दोनों जब थक जाते तो रास्ते में किसी छायादार वृक्ष की छाया में एक किनारे घोड़ा बांधकर और दूसरे किनारे गमछी बिछाकर विश्राम कर लेते। भोजन के लिए जो सत्तू और अन्य ठेकुआ पुआ भूंजा आदि लेकर चले थे, उसी से गुजारा कर लेते थे। सांझ होते ही वैसे ही किसी छायादार वृक्ष के नीचे रात गुजार लेते थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन दोनों भाई संध्या काल एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया। खा पीकर दोनों भाई सो गए। घोड़ा तो दूसरी तरफ बांध ही दिया था। उसी पीपल के एक खोहड़ में नाग नागिन वास करते थे। नाग ने जैसे ही पीपल गांच के नीचे दो मुसाफिर को आराम करते देखा तो उसका मन चटपटाने लगा। वहां उनको डसकर अपना विष उतारना चाहता था, लेकिन नागिन दयालु स्वभाव की थी। वह नहीं चाहती थी कि नाग उन्हें डसे। इसलिए नाग बड़ी देर तक धैर्य धारण कर और मन मार कर चुपचाप मौके की तलाश में था। जब उसने देखा कि नाग नागिन सो गई, तब वहां धीरे धीरे सरल कर आया और सोमारू को डस लिया। इसके बाद वहां वैसे ही चुपके से नागिन के पास सो गया, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। सवेरे होते ही मंगरू उठा। जब वहां सोमारू को जगाने लगा, तब उसने देखा कि उसकी सांस रुकी पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि किसी कीड़े मकोड़े ने इसे डस लिया और सोमारू अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सोमारू के मृत जान पड़ते ही मंगरू रोने लगा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह अब क्या करे। अचानक उसे अपने भाई के क्रिया कर्म का ध्यान आया। उसने सोचा कि निकट के ही किसी शहर में जाकर घोड़ा बेचने से जो पैसा मिलेगा, उसी से भाई का क्रिया कर्म कर दूंगा। ऐसा सोचकर मंगरू नगर की ओर चल दिया। मंगरू ने अपने भाई की मृत्यु का दुख कई लोगों के साथ बांटना चाहा, पर सहायता करना तो दूर, सहानुभूति के दो बोल भी कोई न बोल सका। कोई उसका घोड़ा भी खरीदने को तैयार न था। अंत में एक बड़े से घर, जो कि बहुत धनवान व्यक्ति का लग रहा था, के दरवाजे पर आवाज लगाकर मालिक तक पहुंचा। उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। मंगरू को ऐसा लगा कि यह धनवान व्यक्ति मेरा घोड़ा खरीद लेगा, पर वह धनवान व्यक्ति तो आले दर्जे का धूर्त और कपटी निकला। वह समझ गया कि इस शहर में यह नया व्यक्ति है और यह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने छल से घोड़ा बांध लिया और मंगरू को भी बंधक बना लिया। दिन रात उससे काम लेता और खाने पीने को भी जैसे तैसे देता था। हमेशा उसकी निगरानी करता रहता था कि वह कहीं भाग न जाए। मंगरू अब फंस चुका था। इधर सोमारू का मृत शरीर दिन भर उसी गांच के नीचे वैसे ही पड़ा रहा। नागिन ने जब मृत शरीर को देखा तो नाग को बहुत फटकार लगाई कि निरपराध बटोही को क्यों डस लिया, पर अब तो कुछ हो नहीं सकता था। संयोग की बात है कि विधि विधाता दोनों मृत्यु लोक की सैर पर निकले थे और रात्रि विश्राम के लिए उसी गांच पर रुके थे, जिसके नीचे सोमारू का मृत शरीर पड़ा था। विधि की नजर अचानक नीचे जमीन पर पड़ी तो सोमारू के उस मृत शरीर पर नजर पड़ जाना
स्वाभाविक ही था। सुंदर काया देखकर विधि को दया आ गई। उन्होंने विधाता से कहा, देखिए स्वामी, यहाँ कोई सुंदर युवक है और न जाने किस कारण से इसने अपनी जान गंवा दी है। इसके परिवार के लोग चिंतित होंगे, इसलिए कोई उपाय कर इसे जीवित कर दीजिए। विधाता ने विधि से कहा, देखिए विधि, यह मृत्यु लोक है। इस लोक में लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं। आप यदि सबको जीवित करने लगेंगे तो मृत्यु लोक का नियम ही खत्म हो जाएगा। फिर भी विधि बार बार विधाता से उस नवयुवक अर्थात सोमारू को जीवित करने का आग्रह करने लगी। विधि द्वारा बार बार आग्रह निवेदन के पश्चात विधाता को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि नाग को जाकर सोमारू के शरीर से विष निकालने को बाध्य होना पड़ा। इसके बाद सोमारू जीवित हो गया। वह सवेरा होने का इंतजार करने लगा। उधर सोमारू को जीवित देख विधि विधाता उस गांव से उड़कर आगे बढ़ चले। सोमारू को यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका भाई मंगरू यहाँ नहीं है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उजाला होते ही वहां अपने घोड़े पर सवार होकर अपने भाई मंगरू की खोज में निकल पड़ा। इधर उधर बहुत ढूंढा पर मंगरू का कोई था पता नहीं लग रहा था। चलते चलते शाम हो गई थी। यदि रात हो गई तो और मुसीबत हो जाएगी। यही सोचकर सामने एक घर दिखा। उसने सोचा यही रुका जाए। उस घर के बाहर एक बुढ़िया दिखी। सोमारू ने उस बुढ़िया से कहा, मैं तो परदेसी हूँ, यहाँ एक रात ठहरने की जगह मिलेगी क्या? बुढ़िया ने उसका हृदय से स्वागत किया। उसके थोड़ी देर बाद ही बुढ़िया रोने गाने लगी। बुढ़िया को कभी रोते और कभी हंसते देख सोमारू अवाक रह गया। उसे ऐसा लग रहा था कि बुढ़िया कहीं पागल तो नहीं है। सोमारू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बुढ़िया से पूछा, माता जी, अभी तो आप मेरे साथ हंस हंस के बात कर रही थी, फिर तुरंत रोने लगी। आखिर क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुढ़िया ने सोमारू को बताया, बेटा, मेरे लिए यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि एक व्यवहार कुशल और सुंदर युवक मेरे घर अतिथि के रूप में पधारा है, इसलिए बहुत खुश हूँ। पर दुख की बात यहाँ है कि मेरा एक ही बेटा है। उसका दृढ़ आगमन का दिन निश्चित है, पर दुर्भाग्य की बात है कि इस नगर की राजकुमारी पता नहीं राक्षसी है कि दैत्य है। उसे रोज एक नवयुवक भक्षण के लिए चाहिए और कल मेरे बेटे की बारी है, इसलिए पुत्र योग में मैं रो भी रही हूँ। सोमारू ने धीरे धीरे उससे सारी बातें खोद खोद कर पूछी और सब कुछ समझ लिया। बुढ़िया ने उसे यह भी बताया कि इस राज्य का जो राजा है उसकी एक एकलौती बेटी है, बहुत ही सुंदर है राजकुमारी, पर पता नहीं क्या रहस्य है। जिस युवक से उसकी शादी होती है उसके साथ पहली रात गुजारता है और दूसरे दिन सुबह सुबह ही वह मृत पाया जाता है। ऐसा कई नवयुवकों के साथ हुआ और उनकी जान चली गई। जो युवक राजकुमारी संग कोहबर में रात बिताता, सुबह राजकुमारी के शयन कक्ष से उसकी लाश बाहर आती। कल की रात मेरे बेटे की बारी है, वह भी राजकुमारी संग रात गुजारेगा और सुबह उसकी लाश मुझे देखने को मिलेगी। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर सोमारू का मन करुणा से भर गया। वह साहसी और परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने बुढ़िया से कहा, माता, आपका आज से पहले एक बेटा था, अब मुझे भी अपना बेटा समझो। कल मैं ही भैया के बदले राजकुमारी संग सोने चला जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तो आपका एक बेटा तो जीवित रहेगा ही, इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दो।
यदि मैं जीवित लौट आया तो आपको 2 बेटे हो जाएंगे। इस पर बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहूंगी। आखिर तुम भी तो किसी माँ के ही बेटे हो। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें अपना बलिदान नहीं देने दूंगी। तथापि सोमारू की जिद के आगे बुढ़िया की एक न चली और सवेरा होते ही वह राजमहल की दिशा में चल दिया। राजमार्ग के रास्ते जाते समय उसे केले का बगीचा दिखा। उसने अपने पास रखे औजार से केले का एक गांच काट लिया और मनुष्य का आकार तराशकर उसे अपने साथ ले लिया। इन सब साजो सामान के साथ वह राजा के दरबार में पहुंचा। सिपाहियों ने सूचना दी कि राजकुमारी संग रात बिताने के लिए एक नवयुवक आया है। सिपाही सोमारू को हवेली में ले गए। उसे स्नान आदि के उपरांत नए कपड़े पहनने को दिए गए। उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन भी परोसे गए। इसके पूर्व ही उसने केले का थम्ह आदि राजकुमारी के कक्ष में रखने को बोल दिया था। अपने घोड़े को भी घोड़सार में बंधवा दिया था। रात होते ही सोने के लिए राजकुमारी के महल में चल दिया। सोमारू ने केले के थम्ह को राजकुमारी के पांजर में अर्थात बगल में कपड़ा लत्ता ओढ़ाकर लेटा दिया। ऐसा जान पड़ता था जैसे राजकुमारी संग कोई नवयुवक लेटा हुआ है। स्वयं वह पलंग के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। अहर बीता पहर बीता सोमारू ने देखा कि राजकुमारी आराम से सो रही है। जैसे ही आधी रात हुई अर्थात 12 बजते ही उसने देखा कि राजकुमारी की नाक से फुफकारने की आवाज आने लगी। तभी राजकुमारी की नाक से एक नाग निकला और पांजर में रखे केले के थम्ह पर 2 हब्बाका मारा। सोमारू सावधान होकर यह सब देख रहा था। थम्ह पर हब्बाका मारकर नाग राजकुमारी की नाक में जैसे ही घुसने वाला था, सोमारू ने अपने औजार से उस नाग के 2 टुकड़े कर दिए और उसे पलंग के नीचे रखे झांपी में ढांक दिया। इसके बाद सोमारू केले के थम्ह को हटाकर स्वयं राजकुमारी के पांजर में लेट गया। भोर होते ही सिपाही लाश लेने वहां आए। दरवाजा बंद था और राजकुमारी ने भी उठकर दरवाजा नहीं खोला। सिपाहियों ने आवाज लगाना शुरू किया, राजकुमारी जी, किवाड़ खोले। तब भीतर से सोमारू ने कहा, दरवाजा देर से खुलेगा। यह राजकुमारी की नींद पूरी नहीं हुई है। मैं भी जीवित हूं। पूरे नगर में शोर हो गया कि राजकुमारी संग सोने वाला युवक जीवित है। सभी नगरवासी यह दृश्य देखने के लिए राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गए। इधर शोर सुनकर राजकुमारी की भी आंखें खुल गई। वहां अत्यधिक खुशी अनुभव कर रही थी। उसके माथे में जो भारीपन था वह खत्म हो गया। अपने बिस्तर में लेटे युवक को उसने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद राजा रानी भी दौड़ते आ गए। महल का फाटक खोला गया। राजकुमारी शर्माते हुए बाहर आई और सोमारू भी आंखें मलते बाहर निकला, जैसे रात भर जागता रहा हो। वहां इकट्ठे सारे नगरवासी सोमारू की जय जयकार करने लगे। राजा ने सोमारू का विवाह राजकुमारी संग करने की घोषणा की और शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह कर दिया गया। सोमारू ने इस अवसर पर बुढ़िया, उसके बेटे और बहू को बुलाकर उनका हृदय से स्वागत किया और एक इलाका उन्हें दान में दे दिया, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। सोमारू तो अपने ससुराल में राज सुख का भोग कर रहा था, पर जब कभी अपने भाई मंगरू की याद आती तो उसका दिल दुख से भर जाता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सोमारू के ससुर अर्थात राजा ने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि मेरी तो ले देकर एक ही बेटी है
और यह राजपाट सारा तुम दोनों के भोग के लिए ही है। इसलिए मैं तुम्हारा राज तिलक कर देता हूँ, ताकि मैं राजकाज के झंझट से मुक्त हो जाऊं और भगवान के भजन में मन लगाऊं। सोमारू ने राजा की बात सहर्ष मान ली और वह उस राज्य के राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रजा पालन में तत्पर हो गया। सोमारू ने राजा बनने के बाद प्रजा के कष्टों को अपना कष्ट समझकर उनके निवारण में सदैव तत्पर रहने लगा। जब तक वह राज्य के किसी भी कोने में निकल जाता और प्रजा की परेशानी को देखकर तत्काल उनके कल्याण का उपाय करता था। इससे प्रजा में उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। वह जिस किसी भी नगर गांव में जाता, उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती थी। ऐसा इसलिए भी होता था कि सबको आभास हो चला था कि अपने कष्ट, अपनी परेशानी वह सीधे राजा को कहेगा, ताकि तत्काल उसका समाधान हो सके, जो कि होता भी था। एक दिन की बात है, राजा सोमारू उसी शहर में पहुंच गया जिस शहर में उसका भाई मंगरू को बंधक बनाकर रखा गया था। इस बात की खबर कानों कान मंगरू तक पहुंची और वहां भी राजा से मिलकर अपने कष्ट के निवारण को आतुर हो गया। ठीक समय देखकर वह मालिक के कब्जे से भाग निकला और राजा को देखने के लिए जो भीड़ जमा थी उसी भीड़ में घुस गया। उसका मालिक भी पता लगते ही उसके पीछे पीछे भागा आ रहा था। उसे पकड़ने के लिए अंततः भीड़ में घुसकर उसे पकड़ लिया और उसे लात मुक्के मारने लगा। उसको डर था कि वह राजा के कर्मचारियों से कहकर मेरा भेद खोल देगा और वह दंड का भागी हो जाएगा। मंगरू मार खा रहा था और चिल्ला भी रहा था, बचाओ बचाओ। मंगरू की आवाज सुनकर कुछ सिपाही दौड़े आए और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मंगरू और उसके मालिक को सिपाहियों ने राजा के समक्ष पेश किया। जैसे ही राजा सोमारू ने अपने भाई मंगरू को देखा तो उसकी आंखें भर आई और जोर से पकड़कर उसके गले लगा। सिपाही यह सब देखकर अवाक थे। मंगरू ने अपने राजा भाई को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने उस मालिक को कठोर दंड देने का और मंगरू को राजमहल चलने का आदेश दिया। इस तरह से सोमारू और मंगरू दोनों राजसुख भोगने लगे। सोमारू बराबर इस बात का ख्याल रखता था कि मंगरू को कोई परेशानी ना हो। इनके राजकाज से प्रजा बहुत सुखी थी। इस तरह से दोनों भाइयों ने सोमारू के नेतृत्व में बहुत दिनों तक राज किया।